भाई सभी को राम राम। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने कैग पढ़ लिया, फाइनेंस कमीशन, इकोनॉमिक्स, हरियाणा इकोनॉमी, रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस। पहले पार्ट बाय पार्ट इन चैप्टर्स को देख लेना, कंप्लीट वीडियोस, और अपने नोट्स बनाना अपने हाथ से। उसके बाद जो भी आपका चैप्टर हो जाए, जैसे आपका होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसके आप क्वेश्चन करोगे। ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट करके और उनके हर पार्ट के क्वेश्चन करना। नेट से, यूट्यूब से, कहीं से भी मिल जाएंगे। जैसे आपने फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस कर लिया, तो आप इंश्योरेंस के क्वेश्चंस करोगे। उन क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ अदर चीज़ जानने को मिलेगी, जो कई बारी हमने थ्योरी में कवर नहीं की होती। मैक्सिमम चीज़ें थ्योरी में कवर की होती हैं, लेकिन कई चीज़ें नहीं की होती, फिर भी वो आ जाती हैं। तो वहाँ से हमें कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। और अगर हमने कोई भी चीज़, अब नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैंने जो जो चीज़ें पढ़ाई, आप लोगों ने एक एक टॉपिक, फिर सेमीकोलन, फिर उसके बारे में लिखा, फिर उसके बाद 2 लाइनें छोड़नी है, फिर एक और, जैसे फिजिकल एलिमेंट आ गया, भौतिक एलिमेंट्स, ये लिखा, फिर इसकी डेफिनेशन, फिर 2 लाइन छोड़ी, फिर ये लिखा। फिर अब अगर ये अपना पूरा चैप्टर हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज़, ये अपना पूरा चैप्टर हो गया ना। इसके बाद हमें एक पेज पूरा ब्लैंक छोड़ना है। जैसे हमारा ये पेज इस पेज पे आ गया पूरा का पूरा, तो हमें इससे अगला पेज पूरा ब्लैंक छोड़ना, ताकि जो हम क्वेश्चन करें ना, अगर हमें कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आए उस क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वो जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उस क्वेश्चंस को हम एज ए पॉइंट, बुलेट पॉइंट के तौर पे हम उस पेज पे निकाल सकें। तो ऐसे हम लोगों ने नोट्स बनाने हैं। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, सीईटी का एफ जो चैप्टर है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो हम पढ़ते हैं ना, उसके क्या क्या अलग अलग से मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर हैं, मतलब हम उसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो, जो अपना इन्वायरमेंट है ना, वो वर्ड लिया गया है फ्रेंच का। इन्वायरन का मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि आसपास की चीज़ें, सराउंडिंग, ठीक है। इसीलिए जो है ना, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वही हमारा इन्वायरमेंट है। सीधी सी बात है। जैसे हम घर में रहते हैं, ये कहते हैं कि घर में ऐसे करो तो अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, तो यानी कि जिन चीज़ों से हम घिरे हुए रहते हैं वही हमारा इन्वायरमेंट होता है। सिंपल सा ये है डेफिनेशन। एवरी ऑर्गेनिज्म इन, हर जो है ना ऑर्गेनिज्म, वो घिरा रहता है अपने एक मटेरियल से, और फोर्स करता है दैट कॉन्स्टिट्यूट इट्स इन्वायरमेंट। मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो है ना अपने एक इन्वायरमेंट से घिरा रहता है, और वही इन्वायरमेंट उसका एक, जहाँ पे वो रहता है उसी से मिलके वो इन्वायरमेंट बनता है। बस ये बता रखा है। इट इज़ द इन्वायरमेंट फ्रॉम वेयर मैनी ऑर्गेनिज्म मस्ट ड्राइव इट्स रिक्वायरमेंट। यही इन्वायरमेंट है जहाँ से काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने लिए अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेते हैं, ये है। और अपना बता रखा है, जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका जो सर्वाइवल होता है, सर्वाइवल मतलब रहने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए, वो पर्टिकुलर हर चीज़ पे है ना एक सप्लाई होनी चाहिए मटेरियल की, तभी वो जीवित रह सकता है। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसके लिए। जैसे हर जो भी जीव है वो या तो कुछ खाएगा, और खाएगा तो कुछ ना कुछ निकाल लेगा एक्सक्रीटरा की फॉर्म में, यानी कि रिमूवल प्रोडक्ट की फॉर्म में। यही से वो सर्वाइव कर पाता है। अगर वो खाता खाता रहेगा और निकाल लेगा नहीं, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा एक दिन, बहुत जल्दी, ठीक है। अब है नेचुरल इन्वायरमेंट। अपना जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, वो किन किन चीज़ों से बना है, वो मिल के चीज़ें बना है, जैविक और अजैविक, यानी कि लिविंग, जैविक तो बायोलॉजिकल होता है, लिविंग और नॉन लिविंग, इन चीज़ों से मिल के हमारा इन्वायरमेंट बना है। जैसे कि हमारे आसपास में
क्या है, पेड़ पौधे हैं, बेड है, लैपटॉप है, टीवी है, मेडिसिन्स हैं, गोलियां, तेल है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है हमारा इन्वायरमेंट, यानी कि जो जीवित हैं और जो निर्जीव हैं उन चीज़ों से मिलके हमारा इन्वायरमेंट बना है। ये बहुत ज़्यादा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कई बार ये हो जाता है आवर इन्वायरमेंट, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। पहला ऑप्शन आएगा जीवित, दूसरा आएगा अजीवित, तीसरा आएगा दोनों। तो जीवित और अजीवित दोनों से मिलके बना है दिस इन्वायरमेंट। ये क्या है, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर आती हैं बहुत सारी जीवित चीज़ों की अलग अलग स्पीसीज, क्लाइमेट, मौसम, वेदर, हमारे जैविक ईंधन, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो कि इंसान की जीने में सहायता करते हैं, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट स्टडीज़ क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है इन्वायरमेंट। क्या क्या, इसके अंदर जो है ना अलग अलग चीज़ों की ब्रांचेज हैं। कैसे, इसके अंदर केमिस्ट्री भी है, इसके अंदर फिजिक्स भी है, इन्वायरमेंट के अंदर बता रहा हूँ मैं, मेडिकल साइंस भी है, लाइफ साइंस भी है, एग्रीकल्चर भी है, पब्लिक हेल्थ भी है। इन चीज़ों से मिलके बनी है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई, मतलब एक चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ों से मिलके बनी है। ये बहुत चीज़ें हैं और ये मिलके बन गई इन्वायरमेंट। ओके, ठीक है। इन्वायरमेंट की जो स्टडीज़ है, यानी कि जो इन्वायरमेंट हम पढ़ते हैं, वो डील करती है, किस चीज़ से डील करती है, जो विद एवरी इशू दैट अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी चीज़ अफेक्ट करती है, किसी भी चीज़ से उसको परेशानियां अच्छाई मिलती है, तो उन चीज़ों से मिलके बनता है इन्वायरमेंट। आई होप ये अंडरस्टूड हो गया होगा। इट इज़ ए अप्लाइड साइंस, ये छोड़ो, ये तो बकवास है। इन्वायरमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ, इन्वायरमेंट क्या है, बहुत चीज़ों से मिलके बना है। क्या क्या चीज़ों से, फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल, यानी कि भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक, इन तीन चीज़ों से मिलके बना है हमारा इन्वायरमेंट। फिजिकल में क्या क्या है, फिजिकल में है हमारा स्पेस, हमारा लैंड फॉर्म्स, पहाड़, हमारी वाटर बॉडीज़ यानी कि पानी के सोर्सेज जैसे झीलें वगैरह होंगी, हमारा क्लाइमेट, हमारी मिट्टी, हमारे पहाड़, हमारे मिनरल्स यानी कि संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, ये समझे। तो फिजिकल इन्वायरमेंट में ये चीज़ें हैं, याद रख लेना ये चीज़। ओके, नंबर 2 बायोलॉजिकल एलिमेंट, यानी कि जैविक एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या है, पेड़ पौधे आ जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग, जो सांस ले सकते हैं बेसिकली वो सारे इसमें आ गए। प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग जो अपनी पर्टिकुलरली ग्रोथ करते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। कल्चरल एलिमेंट्स यानी कि सांस्कृतिक, इसमें क्या है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एलिमेंट्स, समझे। तो ये जितने भी अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ गई जिसमें आदान प्रदान होता है चीज़ों का, सोशल आ गई, पॉलिटिकल आ गई, इन चीज़ों से मिलके ये सब चीज़ें क्या हैं, इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इंसान इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। चाहे पुराने जीव से लेकर और आज के जीव तक आ जाओ, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। इन चीज़ों से मिलके ही हमारा एक कल्चरल एलिमेंट बना है। ओके, अब आ जाता, हमने डेफिनेशन पढ़ ली क्या क्या होता है मल्टी डिसिप्लिनरी की, इन्वायरमेंट की जो मल्टी डिसिप्लिनरी है ना, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब कर लेते हैं उसकी ज़रूरत क्या है, मतलब वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन्वायरमेंट की जो मल्टी डिसिप्लिनरी है ना नेचर, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अलग अलग चीज़ों का समावेश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। वो है ताकि जो हमारी लाइफ है ना उसको बचा सके और उसको आगे आने वाली जनरेशन के लिए
कंजर्व कर सके, यानी कि संरक्षण कर सके। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हमें ज्ञान देती है क्यों, किसके लिए, ताकि बचाव और आगे आने वाली संरक्षण हमारी इन्वायरमेंट का कर सके, ये देती है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। बेसिकली इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वो स्टडीज़ है जिससे हमें ये शिक्षित करती है बचाने एवं हमारे इन्वायरमेंट को संरक्षण करने के लिए, वो उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। आज में एक ग्रेटर नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल, आज के समय में क्या है, बहुत सारे है ना इन्वायरमेंट से जुड़े हुए इश्यूज सामने आ रहे हैं, प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, जो कि बढ़ती ही जा रही है और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। उससे क्या है, उससे जो हमारा इंसान का जीवन है वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुका है। नेक्स्ट, देखो, वी लिव इन लैंडस्केप्स, हम क्या है, हम खुले मैदानों में रहते हैं, समझे। इसमें क्या है, जो कि हमारे इंसान के द्वारा बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दी गई है। मॉडिफाई किस चीज़ में, गांव, शहर, कस्बे, इनकी फॉर्म में बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों, मतलब लैंडस्केप्स को, जो खुले मैदानों को इनमें कन्वर्ट कर दिया गया है। कहीं पे कस्बे बसा दिए, कहीं पे शहर बसा दिए, कहीं पे कॉलोनी काट दी, कहीं पे अलग अलग सोसाइटीज़ बना दी, तो ये काम कर दिया। लेकिन फिर भी क्या है, हमें अपने खाने के लिए गांव की तरफ ही भागना पड़ता है। इन्हीं लैंडस्केप पे जहाँ पे खेती होती है, इन की तरफ ही इंसान को अपने रोजी रोटी के लिए यहीं पे भागना पड़ता है। यहीं से अनाज उग के हमारी भूख को शांत करता है, समझे। और इसमें क्या क्या है लैंडस्केप्स में, इसमें आता है फॉरेस्ट। एक तो एग्रीकल्चर ज़मीन होगी जो हमारी भूख को शांत करती है, फिर आगे जंगल, फल वगैरह, ऑक्सीजन मिलना, ग्रासलैंड, घास के बड़े बड़े मैदान, नदियाँ, रिवर्स, सी शोर, नदी का किनारा, ये अच्छा, और बहुत तरह की सोर्सेस जो कि हमारी एग्रीकल्चर में पानी के उपयोग को पूरा करते हैं। और उस पानी के उपयोग को पूरा करने से क्या होता है, हमारी लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है, मच्छियों के लिए खाना मिलता है, और जब मच्छी बड़ी हो जाती है तो मच्छी हमारे लिए खाना बनती हैं, समझे। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर्स में आते हैं। इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ अब मैं कि इन्वायरमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंस है। फिर क्या है, हमें पानी, अब लोगों को अचंभा सा होगा, हमारे पूरे विश्व में 1% पीने योग्य पानी है, सिर्फ और सिर्फ 1%, और हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो क्या है, वी यूज़ वाटर टू ड्रिंक एंड फॉर अदर, और हमें पानी पीने के लिए नहीं, और भी बहुत चीज़ों के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समझे। सो इन चीज़ों के लिए, और ऊपर से हमें शुद्ध हवा चाहिए अपने फेफड़ों के लिए, जीवित रहने के लिए। हमें और दूसरी तरह की संसाधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, जिससे हम खाना बना सकें। ये सब चीज़ों के लिए हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। फिर आ जाते हैं इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन द इंटेंसिव एग्रीकल्चर दैट प्रोवाइड द गुड्स फॉर आवर इंक्रीजिंगली कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी यूजेज अप लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्या है, जो भी हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, यानी कि अपने जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगती हैं उनकी डे बाय डे डेवलपमेंट होना, और अपना जो एग्रीकल्चर है उसका भी डेवलपमेंट होना, उन चीज़ों के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि पानी, मिनरल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ट्रैक्टर किस तरह चलाओगे, इससे तरह चलाओगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लकड़ी, समझे। तो ये सब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो हमें पृथ्वी के द्वारा मिले, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज।
अब इसमें दो तरह के होते हैं नेचुरल रिसोर्स में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो संसाधन होते हैं जो कुछ टाइम के बाद दोबारा से उग जाएं, अपने आप को दोबारा से उगा लें। नॉन रिन्यूएबल होती हैं जो एक बारी ख़त्म हो गए ना, जिनको उगने में करोड़ों हजारों करोड़ों साल लग जाएं, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल, और वो ना ही उगें, कोई पक्का भी नहीं है। नॉन रिन्यूएबल में क्या आते हैं, मिनरल्स, जैसे कि एक चट्टान के अंदर से हीरा निकल गया तो दोबारा नहीं उगेगा। पेट्रोल निकल गया नीचे से पृथ्वी में, हमारे अर्थ के नीचे से, तो वो दोबारा थोड़ी ना बनेगा। पेट्रोल को बनने में, फॉसिल फ्यूल को बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, मिनरल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल, ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो कि क्या है, डे बाय डे हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, समझे। तो इससे क्या है, अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये दिन प्रतिदिन ख़त्म होने की कगार पर जा रहे हैं ये लोग, ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, जो कि अक्षय रिसोर्सेज कहते हैं इनको, जैसे टिम्बर, लकड़ी, बेसिकली लकड़ी, पानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है, याद रखना। जमीन लैंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दोनों में आता है। अब हम ज़मीन का इतना उपयोग कर लें कि ज़मीन बचे ही ना, तो वो नॉन रिन्यूएबल हो गया। रिन्यूएबल ज़मीन का ठीक ठाक मात्रा में अच्छे से उपयोग करना, तो वो रिन्यूएबल में आ गया, सिंपल है। अब इसमें क्या है, टिम्बर, पानी, ऐसी चीज़ें जो अपने आप को कुछ समय बाद रीजनरेट कर लेती हैं, लेकिन अब अगर हम इनका बहुत ज़्यादा उपयोग करें तो ये भी रीजनरेट एक समय पे ही करती हैं। तो वो समय ही हम इनको कम देंगे तो रीजनरेट कहाँ से कर पाएंगे, अपने आप को दोबारा से विकसित कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, हमारे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, व्हाट वी शुड इम्प्लीमेंट इज सस्टेनेबल। अब इन चीज़ों से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम चीज़ों को उस तरह से उपयोग करें कि वो हमारा काम भी चला दे और जो आने वाली जनरेशन है उसका भी भरपूर पेट भर दे और वो कभी ख़त्म ना हो। इस तरह से हमें उन चीज़ों का उपयोग करना है, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, ये ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल फॉर ह्यूमन नीड्स वाइल एट द सेम टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम टू प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम सर्विस अपॉन विच द इकोनॉमी एंड सोसाइटी डिपेंड्स। सेम चीज़ कह रखी है इस लाइन में, हमें उन चीज़ों का इस तरह से उपयोग करना है कि जो हम भी ले लें उन चीज़ों को और वो उनको कुछ समय भी दे दे। जैसे जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, हमें क्या करना है, एक सर्कल बना लें, उस सर्कल के रेडियस के अंदर 5-6 पेड़ होंगे, वो काट ले, लेकिन वो सर्कल वाले जो पेड़ हैं उसको छोड़ दें। तो वो क्या है, धीरे धीरे ये पेड़ बड़े होंगे, फिर हम इन बार वालों को काट लेंगे, समझे। तो एक साइकिल से बन जाएगी। तो ये क्या है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला सिस्टम बन जाएगा। अगर हम इन सारे पेड़ों को काट लें तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो रीजनरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और हमारी जो अर्थ है वो एकदम ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगी धीरे धीरे। अच्छा जी, स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें क्या क्या है, डेवलपिंग एंड अब क्या है, हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, सेंसिटिविटी बतानी पड़ेगी कि भी हमारे इन्वायरमेंट को लेके क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि भी आपको हमारे देश को बचाना है, हमारी अर्थ को बचाना है। देश छोड़ो, अर्थ है तो देश है, नहीं तो कुछ नहीं है। अगर हमारी अर्थ में जैसे कूड़ा करकट कहीं पे भी डाल दे तो उनको बताओ कि ऐसे कूड़ा करकट डालने से हार्मफुल गैसेस बनती हैं और हार्मफुल गैसेस हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसीलिए इनका एक जगह पे ही संचार करें, एक जगह पे ही डालें, ताकि उसका हम दोबारा से रिसाइकिल करके हम दोबारा से प्रयोग में लेके आ सकें, समझे। डेवलपिंग स्किल्स जैसे R4 की होती है प्लास्टिक से बचने के लिए, रिफ्यूज़, पहली बात तो मना करना, रीयूज़ यानी कि दोबारा से रीयूज़ करना, रिसाइकिल, अगर ले ली है, खरीद ली है तो उसको दोबारा से
फेंक दी है तो उसका दोबारा से रिसाइकिल करना, रिफ्यूज़, रीयूज़, रिसाइकिल, और एक और बच गया मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अब। ये 4 हैं टर्म्स जिसकी वजह से हम प्लास्टिक के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अवेयरनेस के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? नीड ऑफ अवेयरनेस, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी हैज़ एक्सर्टेड। अब क्या है, हमारी जो है ना जनसंख्या बढ़ रही है। अब ये कह रहे आने वाले 5-1 साल में हम चाइना को पीछे धकेल देंगे, तो यानी कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो शहरों की तरफ भी भाग रहे हैं लोग, अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बन, और जो गरीबी है वो भी है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे जो इन्वायरमेंट है ना, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर एक दबाव सा डाल रही हैं कि भी हमें इन चीज़ों को कंज्यूम करना है ताकि हमारी भूख शांत हो सके। तो ये इन चीज़ों के ऊपर दबाव डाल रही हैं। तो इससे क्या है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, वो क्या है, धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे घट रहा है। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने ऑर्डर दिया था कि भाई आप है ना इनिशिएट करो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अवेयरनेस, कि भी इन्वायरमेंट की जो प्रोटेक्शन है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप अवेयरनेस फैलाओ, शहरों में, गलियों में, कॉलोनियों में, स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे अवेयरनेस फैलाओ। किसके थ्रू? गवर्नमेंट या एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके थ्रू, ये जो मिनिस्ट्री स्पेशली फॉर इन्वायरमेंट के लिए है, इनके लिए नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज जो होती हैं, उनके थ्रू हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या है, अकेला लॉ बनाने से कम नहीं हो सकता इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये याद रख लेना। हम जब तक सचेत नहीं होंगे तब तक हम अपनी पृथ्वी को गंदा होने से नहीं बचा सकते। लॉ अकेला कभी भी नहीं काम चला सकता, तब तक उस देश का युवा शिक्षित नहीं होगा इन्वायरमेंट को लेके, तब तक जो है ना पब्लिक है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी इक्वली किसको, इन्वायरमेंट को बचाने में, जब तक हमारा इन्वायरमेंट नहीं बचेगा। अब क्या है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, वो हर एक लर्निंग, हर एक क्लास में 1-2 चैप्टर जो होने ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, और हमें ओवरऑल जो है ना नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। इट sensitizes the society about environmental challenges, interested individual to develop skills and expertise, therefore providing appropriate solution। अब वही है कि भी आप लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, अगर कुछ भी हो जाता है सॉल्यूशन मैंने ये बताया था, रिफ्यूज़, रीयूज़, रिसाइकिल, और 4th मेरे को ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल भी। क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिक्लाइनिंग। अब ये क्या है, अवेयरनेस चलानी पड़ेंगी, लेकिन इससे हो क्या रहा है, हमारे जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कभी भी बारिश हो रही है, सूखा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कभी भी बिजली कड़क रही है, कुछ नहीं पता किस मौसम में क्या हो रहा है। मई में पहले गर्मियाँ पड़ती थी, अब की बारी मई में बारिश है, टेम्परेचर नॉर्मल रहा है, लोगों के घर पे AC कम चले हैं, कूलर भी कम उतरे हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि हमारे संसाधन हैं, हमारे जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, इनका भी हमें नुकसान हो रहा है। फिशरीज़ है वो डिक्लाइन हो रही है। मछलियों को जीने के लिए अच्छा पानी चाहिए, लेकिन पानी में ही खराबी है, पानी में ही हम पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, तो वो मछलियाँ भी कम हो रही हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, मतलब जो हमारी ऊपर जो ओजोन लेयर है ना, हमारी जो सूर्य से आने वाली UV रेडिएशन से हमारी पृथ्वी को बचाती है, हमें बचाती है, तो वो भी धीरे धीरे उसके अंदर भी छेद हो रहे हैं। इलीगल ट्रेड ऑफ, अब उस और क्या है, जो अपनी स्पीसीज़ है ना, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ मतलब जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि पेंगुलिन एक स्पीसीज़ है जो बहुत ज़्यादा रेयर है। अब और है गोरैया देखना आप आसपास में इतनी ज़्यादा रही नहीं जितनी पहले होती थी। उसका मेन रीज़न क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन।
समझे। और अपना स्पीसीज़ का इलीगली ट्रेड करना कि भी आप ये ले जाओ, पेंगोलिन ले जाओ, जिसकी वजह से एक पेंगोलिन होता है एक चूहे टाइप का बड़ा सा स्पीसीज़, जो अगर खतरा होता है तो वो बिल्कुल गोल बन जाता है, बिल्कुल गोल। और उससे क्या होता है, उससे बाहर से कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, जो उसकी बाहरी एक वो है ना शेल, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, बाहर वाली खाल। तो इसका क्या उपयोग है, इसका उपयोग काले जादू के लिए यूज़ करते हैं, ब्लैक मैजिक। पता नहीं क्यों करते हैं लोग, इससे क्या ये स्पीसीज़ ख़त्म होने के कगार पे है। अब दूर क्यों जा रहे, हिरनी का पेड़ मान लो, हिरनी का फल पहले बहुत ज़्यादा यूज़ में आता था, अब धीरे धीरे आप, मैं शर्त मारना हूँ आप उसमें से जो सुन रहे होंगे इस चैप्टर को, उनमें से बहुत लोगों को पता नहीं होगा खिरनी का पेड़ कौन सा होता है, खिरनी का फल नहीं खाया होगा। उसमें विटामिन डी की भरपूर मात्रा होती है। अदर उसके अंदर जो भी विटामिन्स होते हैं, मल्टीविटामिन ज़बरदस्त होते हैं। छोटा सा होता है ये फल, ऐसे लाल एकदम मीठा रसीला, लेकिन नहीं खाया होगा। ये क्या धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। हमारी जो लैंड है, ज़मीन है, वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। अच्छा, अब जो हमारा ग्राउंड का जो पानी है, यानी कि ज़मीन के अंदर का पानी है, वो भी डिप्लीट हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमारे पीने के संसाधन बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। और जो है एलियन स्पीसीज़, मतलब अब जैसे हमारे यहाँ पे जो है ना देसी गाय होती है, अब देसी गाय तो इतनी ज़्यादा रही नहीं, तो हम क्या है अमेरिकन गाय ले रहे हैं, तो अमेरिकन गाय इंडिया में क्या होगी, एलियन स्पीसीज़ होगी। तो वो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं पली बड़ी हुई, जो उसके अंदर का ढांचा है वो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं। यहाँ पे गर्मी भी होती है ज़बरदस्त, सर्दी भी होती है ज़बरदस्त, हर तरह का मौसम है इंडिया में, लेकिन ये गाय नहीं झेल पाएगी। जैसे हस्की डॉग है, हस्की डॉग एलियन स्पीसीज़ है। आप लोग देसी कुत्ते पालते नहीं और दूसरे कुत्ते पालो हो, देसी कुत्ते नहीं, रोड़ा पांडा हैं। कभी भी देख लेना, हस्की को जितनी बीमारी होगी ना, उसका 1% भी देसी कुत्ते को बीमारी नहीं होगी। तो ये एलियन स्पीसीज़ होगी हस्की। हम इसको पालते हैं, हम अपनी देसी नस्ल को पालते ही नहीं। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, अब क्या है, हमें ये चीज़ें जो भी आ रही हैं, वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, उनको बचाने के लिए एक डिस्पोजल सिस्टम बनाना पड़ेगा, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम बनाना पड़ेगा हर गांव के अंदर, कि भी जो भी उस गांव से कचरा वगैरह जो भी निकले उस गांव से, वहाँ का वहाँ दोबारा रिसाइकल होकर और दोबारा उसी गांव में वो यूज़ में आ सके। ठीक है, बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब क्या है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों से हमें आगे पहुंचाने के लिए। मतलब ये चीज़ें से अगर हमें अपने पृथ्वी को बचाना है तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन क्या है कि भी हर क्लास में 1-2 चैप्टर इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लोगों को ऐड करने ही पड़ेंगे, नहीं तो इन्वायरमेंट नहीं बच सकता। बच्चों को उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी, आने वाली जनरेशन को तो बचाएंगे क्या, कुछ भी नहीं। will give interested individual knowledge, skills, tools need to face the environmental challenges on local and global level। अब क्या है, ज़रूरी नहीं हमारे गली के इश्यूज़ लोकल लेवल, जैसे आप लोग खुद सोचना कि इंडिया के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो बेमौसमी बारिश हो रही है, बेमौसमी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, कभी कभी गर्मी ही नहीं पड़ती। सर्दी के जो टाइम होता था पहले 3 से 4 महीने, वो अब रह गया है 20 से 25 दिन। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है एल नीनो की वजह से। एल नीनो ये बाद में पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा। सो ये अपना फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हो चुका है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसके अंदर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो 1 पेज मुश्किल से बनेगा। ये मत बनाना कि पूरी की पूरी ऐसे लाइन ही लिख लो, नहीं, बेसिक हमें टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, अब इसमें लिख लेना रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो उसके अंदर लिखना रिन्यूएबल के एग्जाम्पल, इसके अंदर लिखना नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल। तो ये लगभग पूरा चैप्टर इसी में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताना कि भी अवेयरनेस के क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, तो ये कंप्लीट आ जाएगा 1 में। फिर उसके बाद अगला पेज खाली छोड़ना है आप लोगों को, ताकि इसके अगर आप कोई भी नया चीज़ ऐड करनी हो तो उस पेज पे ऐड कर सको, नहीं तो कोई
आप लोगों के पास पेज होगा नहीं, फिर पेज फाड़ के उससे अपने टेप से जोड़ोगे, फिर सारे के सारे नोट्स ख़राब हो जाएंगे और एंड टाइम पे फिर बिचड़ोगे कि अब क्या करूँ अब क्या करूँ। सो ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो, तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। बीच बीच में अगर टेप टैप 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 करके आगे आगे खिसकोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड साइनिंग आउट।